नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। अब नगर में नहीं रहेगा लॉकडाउन, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया था निर्णय। 21, 22 और 23 सितंबर को रहने वाला था लॉकडाउन। अन्य व्यापारी संगठनों ने लॉकडाउन पर जताया था ऐतराज। जिले में लगातार बढ़ रही है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 25 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 18 सितंबर की देर रात प्राप्त हुई थी रिपोर्ट। 42 मरीजों को किया गया है डिस्चार्ज। गौरीशंकर नगर के रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग। पटवारी पर लगाए ठीक से सर्वे न करने के आरोप, मात्र 75 घरों का किया गया है सर्वे। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगर में बीते कुछ दिनों से बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारियों के द्वारा लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर बैठकें ली जा रही थी। जहां बीते दिनों सब्जी विक्रेता संघ ने संक्रमण को बढ़ता देख प्रत्येक सप्ताह सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया, तो वहीं इसी तर्ज पर नगर के व्यापारियों की बैठक लेकर 3 दिवसीय बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन व्यापारिक असहमति और अन्य व्यापारिक संगठन के सहयोग न मिलने के चलते यह बंद प्रारंभ में ही फीका पड़ गया और बंद के ऐलान को वापस लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार बीते दिनों ही सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक निजी संस्थान में नगर के व्यापारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि आगामी 21, 22 और 23 सितंबर को संक्रमण को रोकने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। लेकिन बैठक में लिए गए इस निर्णय का अन्य व्यापारियों और बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा विरोध किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि बंद को लेकर किए गए ऐलान को निरस्त करना पड़ा। मामले में सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने समस्त व्यापारिक संगठनों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक 16 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 150 व्यापारी उपस्थित थे। सभी से विचार विमर्श कर 21, 22, 23 सितंबर को व्यापार बंद कर कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जागृति एवं कोरोना की चैन को ब्रेक करने का प्रयास करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के लिए सभी की सहमति लेने का पूरा प्रयास किया गया था। पिछले 2-3 दिनों से कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर एवं अन्य संचार माध्यमों के द्वारा असत्य, भ्रामक एवं अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है एवं व्यापारी वर्ग में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा व्यापारी वर्ग एवं आम नागरिक को सच्चाई से अवगत हैं एवं इस बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हमारा प्रयास छोटे बड़े सभी व्यापारी वर्ग एवं आम नागरिकों तथा उनके परिवारों को बचाने एवं उनकी सुरक्षा करने के लिए जागृत करने का था। समाज में इससे गलत संदेश गया है एवं जिसका मुख्य कारण बड़े और छोटे व्यापारियों के बीच वैमनस्यता की भावना को जागृत करना है। इससे हम अत्यंत दुखी हैं। हमारे लिए हर प्रकार का व्यापारी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी व्यापारी सम्माननीय हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों को देखकर प्रतिष्ठित व्यापारी बंधुओं ने अपनी चिंता से अवगत कराया है।
इस संबंध में विचार करने हेतु सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बंद के आह्वान को वापस लेने का निर्णय लिया गया। कि आज हमारी सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संचालक मंडल की बैठक हुई है और उसमें हमने विचार किया है। हमारे बंद के निर्णय के बाद जो हमारे लगभग 150 व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद में 3 दिन से जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चलना शुरू हुए, उनको देखते हुए शहर में व्यापारी वर्ग में एक मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई और कई किस्म की बातें फैलाई गई। उसमें भ्रामक प्रचार था और लोगों में अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए मैसेज डाले जा रहे थे, झूठ फैलाया जा रहा था जो सत्य से बहुत दूर था। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे वरिष्ठ व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी के टेलीफोन आने शुरू हुए और उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है कि व्यापारियों के बीच में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि उनमें आपस में मतभेद पैदा हो। कुछ मैसेज ऐसे भी चलाया गया कि छोटे बड़े व्यापारियों के बीच एक दूरी बने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक बैठक आयोजित की और इस बैठक में जितने हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे, उनकी सबकी राय ली गई और इस तरह के माहौल को देखकर सबने अपनी अपनी चिंता व्यक्त की और सभी का कहना था कि यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है। इन सब को देखते हुए हमने उस पर निर्णय पर पुनर्विचार किया और आज हमने सबकी सहमति, सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शहर का वातावरण व्यापारी वर्ग के बीच में दूरियां ना बढ़े, इसलिए 21, 22, 23 सितंबर का जो बंद का आह्वान था उसको हम वापस ले रहे हैं। इधर बंद के इस निर्णय को गलत प्रतिक्रिया बताते हुए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि पूर्व से ही कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के चलते व्यापार जगत मंदी झेल रहा है। ऐसे में बिना व्यापारियों की सहमति के पुनः लॉकडाउन का निर्णय लेना गलत था। बिना व्यापारियों के सुझाव के चलते यह निर्णय लिया गया था। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बंद को लेकर कोई सुझाव नहीं लिए गए। हमने अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी को लेकर लंबे समय तक लॉकडाउन किया गया। आर्थिक परिस्थितियां व्यापारी की भी खराब हो रही है, आम जनता की भी खराब हो रही है, साथ में सरकार की भी खराब हो रही है। आम व्यापारी लॉकडाउन के खिलाफ था और लगातार विचार विमर्श करना चाहिए था। जितने व्यापारिक संगठन यहाँ पे हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हमने अपनी बैठक में यह तय किया कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया। फिर भी यदि सभी व्यापारी बोलते लॉकडाउन करो, परंतु इन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया और साथ ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी। आम जनता से क्या अपील करेंगे? व्यापारियों से, आम जनता से और व्यापारियों से भी अपेक्षा है कि सुरक्षित अपना व्यापार करें, मास्क लगाएं, अन्य जितने भी सैनिटाइजर है, जितना उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन तैयार किया, उस गाइडलाइन का उपयोग करें अपन। वहीं मामले में कपड़ा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर संगठन और कपड़ा व्यापारियों ने सहमति प्रदान नहीं की थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी भी व्यापारी ने सहमति प्रदान नहीं की थी। और क्या आप जनता से अपील करेंगे? मेरे समस्त कपड़ा व्यापारी भाइयों ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसका मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। हमारे सारे व्यापारी भाइयों से उनकी सहमति लॉकडाउन के विषय में ली गई थी, जिस पर किसी भी व्यापारी ने सहमति प्रदान नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी भी तरह के लॉकडाउन का समर्थन नहीं करूँगा। 18 सितंबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 25 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 42 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 18 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 249 हो गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम दहेगांव की 32 वर्षीय महिला और ग्राम बिरनपुर का 32 वर्षीय पुरुष, बैहर के वार्ड नंबर 11 की 24 वर्षीय युवती, खैरलांजी तहसील के ग्राम सिवनघाट का 17 वर्षीय युवक, किरनापुर तहसील के ग्राम बम्हनगांव का 31 वर्षीय पुरुष एवं कोबरा बटालियन बड़गांव के 3 जवान, लालबर्रा तहसील के ग्राम मानपुर के 37 वर्षीय, 43 वर्षीय व 68 वर्षीय 3 पुरुष, लालबर्रा की 64 वर्षीय महिला, ग्राम जाम का 45 वर्षीय पुरुष, परसवाड़ा तहसील के ग्राम खरपरिया का 24 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 3 का 60 वर्षीय पुरुष और 25 वर्षीय युवती, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 11 का 25 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी की 23 वर्षीय युवती व गुजरी चौक का 42 वर्षीय पुरुष एवं ग्राम ओरमा का 32 वर्षीय पुरुष व 30 वर्षीय महिला शामिल है। 4 मरीजों की हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 42 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 18 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 687 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 249 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 428 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। मुआवजे की राशि नहीं मिलने के चलते 19 सितंबर नगर के वार्ड क्रमांक 1 गौरीशंकर नगर के रहवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने की गुहार लगाई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे गौरीशंकर नगर के रहवासियों ने बताया कि बीते दिनों उनके क्षेत्र में बाढ़ से सभी मकान प्रभावित हुए थे, जिसके बाद मौके पर प्रशासन के लोग पहुंचे और सर्वे किया, लेकिन मात्र 75 घरों का ही सर्वे किया गया, जिसमें कुछ लोगों को अब तक मुआवजे की राशि प्राप्त हुई है, जबकि अन्य लोग मुआवजे से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ से पूरा वार्ड ही प्रभावित हुआ था, जिसके तहत सभी को मुआवजा राशि मिलना चाहिए। वार्डवासी लखन बागड़े ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे की राशि मिल चुकी है, लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों को अब तक राशि नहीं मिली, जबकि कुछ लोगों का सर्वे भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पटवारी के द्वारा सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। यही गुहार लेके आए हैं। और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? पूरा नगर प्रभावित हुआ है, पूरा नगर ही डूबा है और पुनः जांच होना चाहिए इसकी। कितने लोगों का सर्वे हुआ है अभी तक? मेरे जहाँ तक के जानकारी में है 75 परिवारों का पटवारी जी ने जांच किए है और ऊपर में दिए हैं, तो कुछ लोगों को ही पैसा आ पाया है। ये पूरे जितने लोग आए हैं ये पीड़ित है, इन लोगों को एक भी पैसा नहीं आया है। क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही मांग रख रहे हैं कि इन लोगों को भी मुआवजे की राशि, जो इनकी क्षति तो बहुत बड़ी हुई है, और शासन का तरफ से जो अच्छा बेहतर हो सकता है इन लोगों को मिले, तो इन लोगों का गुजर बसर हो सके, उस पैसों से अपना सामान वगैरह बना सके। क्या नाम? वार्डवासी अनीता बघेल ने कहा कि मात्र 75 लोगों के घरों का सर्वे किया गया था, जबकि अन्य घरों का अब तक सर्वे नहीं हुआ है। बाढ़ में सभी के घर प्रभावित हुए थे, इसलिए सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। इस दौरान गौरीशंकर नगर के दर्जन भर से अधिक रहवासी ज्ञापन सौंपने मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के दौरान न्यायालयों में लंबित हो रही प्रकरणों और अधिवक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। 21 सितंबर से अब प्रदेश के सभी न्यायालय अपने पूर्व के ही समय के अनुसार संचालित होंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एवं रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के विषय में जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जहां एक ओर न्यायालयों में विचाराधीन मामले लंबित हो रहे थे, तो पक्षकारों और अधिवक्ताओं को भी परेशान होना पड़ रहा था। लेकिन 18 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी न्यायालय पूर्व की ही भांति अपना कार्य कर सकेंगे, जिसका समय प्रातः 10:50 से शाम 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के द्वारा न्यायालय में 2 शिफ्टों में कार्य हो रहा था, लेकिन 21 सितंबर के बाद से पुनः न्यायालय अपने पूर्व की प्रक्रिया में कार्य करेंगे, जो कि अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए राहत भरा समाचार है। हाई कोर्ट ने अभी 18/9 का एक नया सर्कुलर निकाला है हमारे आरजी साहब, मतलब रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार बांडी जी ने। ये सर्कुलर है 18 सितंबर 2020 का। इसमें 21 सितंबर से
26 सितंबर 2020 तक लोअर कोर्ट जितनी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं हाई कोर्ट के अंदर में, एमपी हाई कोर्ट के अंदर में, उनको फुल टाइम करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। फुल टाइम मतलब जो एज इट इज़ पहले थी 10:30 से 5 बजे तक। अभी बीच में चल रही थी 2 शिफ्टों में कोर्टें काम कर रही थी, 11 से 2 सेशन कोर्ट और 2 से 5 लोअर कोर्ट। लेकिन इस सर्कुलर से वकीलों को बड़ी राहत मिली है कि जो पेंडिंग बढ़ रही थी, पेंडिंग केस थे वो रेगुलर होंगे और वकीलों को भी होगा कि जो पेंडिंग केस है वो निपटाएंगे, पक्षकार आएंगे तो उनकी भी आय का एक नया साधन और तैयार हो जाएगा। अपने ऐसे कितने वकील होंगे जो अभी तक इस कोरोना कानून प्रभावित थे और अब इससे उनको लाभ मिलेगा? अब क्योंकि मैं भी यहाँ का बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, इससे हमारे यहाँ पे इनरोल्ड है लगभग 568 एडवोकेट। उनमें से रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं लगभग 250 जो सिविल कोर्ट्स में काम करते हैं। तो सभी है वो सब प्रभावित थे इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छी स्थिति वाले बहुत सारे वकील साहब हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जूनियर्स हैं, है ना, उनकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। लेकिन अब रेगुलर कोर्ट हो जाने से उनकी स्थितियाँ भी अच्छी होंगी, नए काम निकलेंगे, रेगुलर काम होगा तो उनके भी आय के नए साधन बनेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरणवार अनलॉकिंग के क्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल 21 सितंबर से आंशिक रूप से खुलेंगे। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी, परंतु शिक्षक नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी भी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए पालकों की अनुमति से पूर्ण रूप से एहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया गया है, जो कि शासकीय एवं निजी दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सामान्य और विशेष एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी 6 फीट की शारीरिक दूरी, फेस कवर या मास्क का उपयोग, बार बार साबुन से हाथों को धोना अथवा सैनिटाइज करने जैसे उपायों का अनिवार्यतः पालन करेंगे। विद्यालय की सभी ऐसी सतहों एवं उपकरणों का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद 1% हाइपोक्लोराइड के उपयोग से डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन करना अनिवार्य होगा। पानी एवं हाथ धोने के स्थानों एवं शौचालयों की गहरी सफाई की जाएगी। शौचालयों में साबुन एवं अन्य सामान्य क्षेत्रों में सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना वर्जित होगा। स्कूल के प्रवेश स्थान पर हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में कोविड-19 के निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स प्रदर्शित किए जाएंगे। आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। मनोसामाजिक स्वास्थ्य के लिए नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। छात्र, शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित कर चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो पूरे परिसर का कीटाणु शोधन किया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाली BA प्रथम वर्ष स्वाध्यायी एवं BCom प्रथम वर्ष स्वाध्यायी परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से संपन्न होने वाली है, जिसके प्रश्न पत्रों को जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट की वेबसाइट पर अपलोड 19 सितंबर तक किया जाएगा। विद्यार्थी दिनांक 19 सितंबर से प्रश्न पत्रों को डाउनलोड कर अपने घर से उत्तर पुस्तिका लिखेंगे एवं दिनांक 22 से 24 सितंबर को अपने अपने अग्रेषण महाविद्यालय में जाकर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर पुस्तिका 8 पन्नों की A4 साइज पेपर की होगी। उसके ऊपर विद्यार्थी अपना प्रथम पृष्ठ जानकारी युक्त जैसे रोल नंबर आदि एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सभी प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग लिखकर एक साथ अग्रेषण केंद्र 22 से 24 सितंबर तक कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छात्र 2 प्रतियों में पावती भी भरकर जाएंगे, जो उन्हें उत्तर पुस्तिका जमा करने पर प्रदान की जाएगी।
यदि छात्र किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव करते हैं तो डॉक्टर अरविंद वासनिक, डॉक्टर MS मरकाम, डॉक्टर प्रवीण कौशले के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वारासिनी नगर के वार्ड नंबर 9 में स्थित तालाब में विभिन्न वार्डों का गंदा पानी जमा होने से उससे उठने वाली दुर्गंध से वार्डवासियों का जीना दूभर होते जा रहा है, जिसके कारण वार्डवासियों की मांग पर शहरी विकास शासन प्रबंधक योजना के तहत वार्ड नंबर 9 में 38,23,000 रुपये की लागत से बनने RCC नाली का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे तालाब भी साफ सुथरा बना रहे और वार्डवासियों को दुर्गंध से छुटकारा मिल जाएगा। इस आशय के उद्गार मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने RCC नाली निर्माण कार्य के भूमि पूजन अवसर पर वार्डवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इसके पूर्व वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती में आयोजित भूमि पूजन समारोह में स्थानीय नागरिकों द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल का पुष्पमाला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 9 की निवर्तमान पार्षद श्यामा हितेश बोरकर ने विधायक जायसवाल के समक्ष वार्ड नंबर 9 में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण करवाने, मटन मार्केट में हैंडपंप खुदवाने व अयोध्या बस्ती में स्थित पोस्टमार्टम घर का जीर्णोद्धार करवाने की मांग रखी, जिस पर विधायक जायसवाल ने सभी कार्यों को करवाए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक जायसवाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या बस्ती में हर तरह के कार्य किए गए हैं, जिससे इस बस्ती का नाम अयोध्या है। मैं वार्ड नंबर 9 के स्थानीय लोगों के माध्यम से समय समय पर वार्ड की जानकारी से अवगत होते रहता हूं। जायसवाल ने कहा कि तालाब का पानी खराब होने के कारण व अन्य वार्डों का पानी तालाब में आने के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, जिससे श्वास संबंधित समस्या भी नागरिकों को आ रही है। यहाँ पर कीटाणुओं का अधिक प्रकोप होने के कारण बीमारियाँ भी होती हैं। इस समस्या को देखते हुए निकासी की व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए RCC नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है, जिससे विभिन्न स्थानों से आने वाला गंदा पानी इस नाली के माध्यम से सीधे टूंडिया नाले में जाकर गिरे और वहां से अन्य स्थल की ओर चला जाए। निकासी व्यवस्था आज के इसका जो कार्यक्रम किया गया नाली निर्माण का लगभग 38 लाख रुपए की राशि, इसका जो भूमि पूजन हो रहा है, इससे इन वार्डों का गंदा पानी जो है तालाब में ना जाके बाहर के बाहर टोंडिया नाला में जब चले जाएगा, जिससे निकासी की व्यवस्था सुसज्जित हो जाएगी और पानी गंदा नहीं होगा। तालाब को जीर्णोद्धार की जहाँ तक बात, अभी हमने शंकर तालाब के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि लाए, उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है और हमारी कार्ययोजना यही है, जब नाली बन जाएगी तब ये जो नाला अपना है इसका भी जीर्णोद्धार का कार्यक्रम होगा। इसका और भी जो काम है, अभी जो सीमेंट के पोल लगे, फेंसिंग लगी, शायद 5 से 7 लाख रुपए लगे, 6 महीने में फेंसिंग का पता ही नहीं कहाँ चला गया। और इस तरह का अनेकों वार्डों में इस तरह की कार्रवाई हुई है, जो गुणवत्ताहीन कार्यक्रम हुए, गैर जवाबदारी पूर्वक कार्यक्रम हुए, किसी को कोई जवाबदारी नहीं, जिसके मन में जो आया वो किया, चला गया। किसी ने क्या सामान दिया कोई देखने वाला। समारोह के दौरान SDM संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, नगर पालिका CMO राधेश्याम चौधरी, निवृत्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, निवृत्तमान पार्षदगण गजराबाई कुल्हाड़े, श्यामा हितेश बोरकर, नगर कांग्रेस महिला अध्यक्ष रीना कौशल, मीना रूसिया सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। परसवाड़ा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझ पर इस क्षेत्र के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को कराने में सदैव तत्पर रहूंगा और जनता के सेवक के रूप में कार्य करता रहूंगा। विकास का यह पहिया अब तेज गति से चलेगा और परसवाड़ा क्षेत्र को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। यह बातें मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे में 19 सितंबर को परसवाड़ा में वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम में हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 19 सितंबर 2020 को वन अधिकार उत्सव का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत बैहर बिरसा एवं परसवाड़ा में वन अधिकार पट्टों का वितरण वन अधिकार दिवस कार्यक्रम में किया गया। परसवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री कावरे द्वारा वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के साथ ही जिला निःशक्त एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया और 1,50,00,000 रुपये की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, जनपद पंचायत प्रधान सुशीला सरोते, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी, बैहर SDM गुरु प्रसाद एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री कावरे ने अपने संबोधन में कहा कि गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत
मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलकर समाज के कमजोर व गरीब लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज परसवाड़ा में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। हमारी सरकार गरीब आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा देने के साथ ही उन्हें शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता से दिलाएगी, जिससे उनका जीवन भी खुशहाल हो सकेगा। हमारे आदिवासी भाई वर्षों से जिस भूमि पर रहते आए हैं, उन्हें अब पट्टा मिलने से किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो सोच है, वो उन गरीब परिवार को, वो उन गरीब किसान को, वो गरीब मजदूर को उनका अधिकार मिले, और उस अधिकार के लिए जिस जनता ने हमको निर्वाचन करके भेजी है, अपने अधिकार को दिलाने के लिए वो अधिकार हम कैसे दें। यदि सत्ता में आए हैं तो हमको उनका अधिकार देना चाहिए। और आज एक ऐसा सुखद अवसर हमारे को प्राप्त हुआ है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हमारे अनुसूचित जनजाति जो बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर लंबे समय से हमारे जनजाति भाई उस जगह पे रहते थे, उस भूखंड पे रहते थे, जिनको उनका अधिकार नहीं था, आज हमने उनको उनका अधिकार पट्टा दिया है। अब किसी प्रकार से कोई उनको अतिक्रमण के नाम से कोई उनको डराएगा नहीं, कोई उनको धमकाएगा नहीं, वो अधिकार उनको मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक युवक के शव मिलने से सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। तत्काल ही स्थानीय रहवासियों ने इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कर शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले के विषय में जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एएसआई मनीष चौरसिया ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि रामदेव बाबा मंदिर के सामने सड़क के किनारे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की गई। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय मृतक कपूर चंद गौतम परसवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला था, जो कि बालाघाट में मिस्त्री का कार्य करता था और अपने परिवार से अलग रहकर यही कार्य करता था। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान उसके भांजे के द्वारा की गई है, जिसके बाद पंचनामा कार्यवाही पूर्ण करते हुए शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मर कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी कि 100 रामदेव मंदिर के पास मिला हुआ है, पड़ा हुआ है। तो मौके पर पहुंचे थे तो जो मृतक का भांजा आ चुका था मौके पर, जिसके द्वारा उसके मामा कपूर चंद पिता जीवनलाल कटरे, जाति परिवार, उम्र 46 साल, निवासी परसवाड़ा लिंगा के रूप में उनकी पहचान की गई थी शव की। क्या लगता था किस तरीके से आज मौके की परिस्थिति थी, उसमें ज़्यादा कुछ निश्चित बता नहीं सकते थे, पर मृतक के मुंह से शराब की दुर्गंध भी आ रही थी। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य कोई विशेष चोट वगैरह भी समझ में नहीं आ रही थी मौके पर। तो जांच के उपरांत भी पता चलेगा उसमें क्या केस हमारा क्या हुआ। 54 वर्षीय किशोर अरोड़ा, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यह रविवार 13 सितंबर से लापता हैं, जो कि अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने नीले कलर की टी शर्ट तथा नीले कलर का हाफ पैंट पहना हुआ है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनकी जानकारी प्राप्त हो, वह शीघ्र ही मोबाइल नंबर 8109227535 पर संपर्क कर जानकारी दें। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अब नगर में नहीं रहेगा लॉकडाउन। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया था निर्णय। 21, 22 और 23 सितंबर को रहने वाला था लॉकडाउन। अन्य व्यापारी संगठनों ने लॉकडाउन पर जताया था ऐतराज। जिले में लगातार बढ़ रही है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 25 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 18 सितंबर की देर रात प्राप्त हुई थी रिपोर्ट। 42 मरीजों को किया गया है डिस्चार्ज। गौरीशंकर नगर के रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग। पटवारी पर लगाए ठीक से सर्वे न करने के आरोप। मात्र 75 घरों का किया गया है सर्वे।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।